हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका एम एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज टॉप 20 जीके में स्वागत करते हैं। और आज का टॉप 20 जीके बेहद ही नॉलेजफुल है, बहुत बेहद ही यूज़फुल है। तो चलिए आज का क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर PYQ लाए हैं, BPSC मेंस का और BPSC जो है प्रीलिम्स का है क्वेश्चन, और SSC का भी है, और BPSC टीचर TRE का भी क्वेश्चंस हैं। तो आज के सभी क्वेश्चंस बेहद ही रोचक और बहुत ही नॉलेजफुल है। तो वीडियो में बने रहे और अंत तक सभी क्वेश्चंस का आंसर देखें और उसका आंसर देने का कोशिश भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ये एक जो है आत्मकथा है, यानी एक बुक है ना, जो ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। तो ये किनका बुक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो ये बुक किसका है, यानी ये आत्मकथा किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए इसका सही ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं होगा और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का ही आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये पिछले क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ध्यान से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? ए फॉरवर्ड ब्लॉक का, बी आज़ाद हिंद फौज का, सी गदर पार्टी का, या फिर डी भारतीय स्वतंत्रता पार्टी का? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता पार्टी ये गलत ऑप्शन है, डी नंबर है ना। बी आज़ाद हिंद फौज, इसे रहने दीजिए। गदर पार्टी ये भी गलत ऑप्शन है। अब है फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज, इसमें से कौन था सही? तो देखिए बी भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन ए होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है स्थापना किया था, गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको ये घटना भी याद होगा है ना, कि जब ये चुने गए थे कांग्रेस का अध्यक्ष, तो उसी समय महात्मा गांधी के जीत की वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ तो पद को त्याग दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, यानी गठन किया था। तो चलिए ऐसे ही आप बने रहिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन हो गया है, सॉरी ये धन है, धन वेल्थ मनी, यानी तो भारत में धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास ने, फिर बी दादा भाई नौरोजी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें से सही ऑप्शन बताइए। तो देखिए डी सुभाष चंद्र बोस गलत ऑप्शन है, महात्मा गांधी ये भी गलत ऑप्शन है। CR दास या दादा भाई नौरोजी? तो देखिए CR दास के साथ हम ना जाएंगे, दादा भाई नौरोजी के साथ। यानी यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन का बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सभी क्वेश्चंस को देखिए आप, और बिल्कुल ये आपका TRE 4 है, या फिर जो BPSC का 17th BPSC आ रहा है इसका, ये सभी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और पक्का इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको मिल ही जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को, यानी टॉप 20 सीरीज जिसमें लगभग हम 1000 क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखते रहेंगे, हर सीरीज को देखेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ से आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस का वेटेज मिलेगा अगले एग्जाम में। अभी आपका 17th एग्जाम होने जा रहा है BPSC का, फिर TRE 4 भी संभावित है। तो निश्चित रूप से आप बने रहिए वीडियो में और सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देखते रहिए और साथ साथ इसका आंसर भी देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किसने किया था? यानी आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, और डी सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस गलत ऑप्शन है, सी महात्मा गांधी ये भी गलत ऑप्शन है। अब है दादा भाई नौरोजी या राजा राम मोहन राय, तो इन्हीं लोगों में से कोई होगा। तो दादा भाई नौरोजी भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन राजा राम मोहन राय है। यानी आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने एक और समाज का गठन किया था, वो कौन सा समाज का गठन किया था उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ने एक और किस समाज का गठन किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन सामने है, देखिए। 1498 यानी 1498 में भारत आने वाला वास्को डी गामा
कहाँ का निवासी था। यानी वास्को डी गामा जो था 1498 में भारत आया था और भारत का खोज किया था, आप सुने होंगे। लेकिन तो ऐसा नहीं है, ये भारत आने वाला पहला जो है वास्को डी गामा जो विदेशी जो व्यापार कह लीजिए, व्यापारी कह लीजिए या यात्री कह लीजिए, तो ये किस देश का रहने वाला था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है पुर्तगाल का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था, ब्रिटेन का रहने वाला था या जर्मनी का रहने वाला था। तो चलिए, जर्मनी का ये ऑप्शन गलत है, ब्रिटेन भी गलत है। इसका सही ऑप्शन मोरक्को भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन पुर्तगाल है। यानी वह पुर्तगाल का रहने वाला था, एक पुर्तगाली था, है ना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ये है। आयोग ने भी, यानी बीपीएससी आयोग ने भी पुर्तगाल ही माना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ये बिल्कुल बीपीएससी जो है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी नाना साहब और डी अरुणा आसफ अली। अल्लाह हो गया है अरुणा आसफ अली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अरुणा आसफ अली गलत ऑप्शन है, नाना साहब भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन दादा भाई नौरोजी भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो बी होने जा रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को ही क्या कहा गया, सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल यूजफुल लग रहे होंगे और निश्चित रूप से ये आपके किसी ना किसी अगले एग्जाम में इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मिलने आपका जो है इसका सामना होगा। तो इन कभी सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर करिए और चैनल के परिवार को बढ़ाइए ताकि हम और भी आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहें, प्रस्तुत करते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस बताइए कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। आपका सही ऑप्शन बताइए जल्द से जल्द। तो देखिए 22 जून को नहीं मनाया जाता है, ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो होगा तो हम और डिस्कस कर लेते हैं। 22 मई को क्या होता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इस दिन क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। ये भी याद रखते जाइएगा, विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस। क्या विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन 22 मार्च होगा। यानी जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 मार्च, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जून और ऑप्शन डी 23 मई। कब मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। तो 23 मई गलत ऑप्शन है, 26 जून भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन 16 मार्च भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन 16 सितंबर होगा। यानी 16 सितंबर को ही ओजोन संरक्षण दिवस यानी विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आई होप आप ये सभी क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे और इसका प्रॉपर आंसर भी दे पाएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। ये बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है रोहतास, बी औरंगाबाद, सी गया और डी पश्चिम चंपारण। तो देखिए पश्चिम चंपारण गलत ऑप्शन है, गया भी रॉन्ग आंसर है। इसका सही ऑप्शन रोहतास भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन बी औरंगाबाद है। यानी औरंगाबाद वह जिला है या क्षेत्र है जहां बिहार में सबसे कम वर्षा होता है। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विटामिन सी, ध्यान से देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है। ऑप्शन है ए बेरी रोग, बी हाइड्रोफोबिया, सी बाल का झड़ना या फिर डी स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में। तो देखिए बाल का झड़ना गलत ऑप्शन है, बी ये भी हाइड्रोफोबिया गलत ऑप्शन है, ए बेरी ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी स्कर्वी। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आई होप आप ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप शेयर भी करिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। ध्यान से रखिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा,
कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी रोग होता है, बी हाइड्रोफोबिया होता है, सी बाल का झरना, या फिर स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन स्कर्वी गलत है, बाल का झरना भी गलत है, और ए बेरी भी गलत है। इसका सही ऑप्शन हाइड्रोफोबिया होगा, यानी जो रेबीज नामक जो विषाणु यानी होता है उसी के से ये फैलता है और हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी जिसको कुत्ता काटता है और जब वो बीमारी रेबीज की वजह से होता है तो पानी से डर लगने लगता है इंसान को, उसी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जो आपका हृदय होता है, हृदय है ना, और बॉडी के अदर पार्ट से जो हृदय में आता है ब्लड, इधर से है ना, इधर से जो ब्लड आएगा कहाँ? हृदय में, यानी शरीर से हृदय की ओर, शरीर के अदर पार्ट से, आपके हैंड से, पैर से, हेड से, कहीं से जब ब्लड आपका कहाँ आ रहा हो? हृदय की तरफ आ रहा हो, यानी हृदय में आ रहा हो, तो वो कौन सी वाहिनी से, यानी किस मार्ग से जाता है? उस मार्ग का नाम क्या है ना? तो आप तो जानते हैं कि नस से ही होता है, यानी तो लेकिन वो नस के नाम क्या है? उसे हम धमनी कहते हैं, उसे हम सीरा कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, या यकृत कहते हैं। तो बताइए, हृदय से शरीर की ओर और शरीर से हृदय की ओर, दोनों क्वेश्चन यही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शरीर से हृदय की ओर, तो इसका यकृत ऑप्शन गलत है, वृक्क भी गलत है। इसका सही ऑप्शन धमनी या सीरा में से कोई एक है। तो देखिए, जब शरीर से हृदय की ओर जाएगा, यानी आपके अंगों से हृदय में जब ब्लड जाएगा तो वो सीरा से होके जाता है। कहाँ से जाता है? सीरा से होके जाता है। लेकिन वहीं जब वहाँ से फिल्टर होता है, फिर हृदय में ब्लड फिल्टर हो गया और फिर शरीर के अलग अलग अंगों में जब जाए ये ब्लड, तब वो किससे जाता है? तो धमनी से जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर बी होने जा रहा है, सीरा से जो है वो जाता है, और ये जो है धमनी, ये उसका विपरीत होता है। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस आपको रिपीट किया जा सकता है, उलट दिया जाएगा क्वेश्चन को, तो आप इसको बिल्कुल घबराइएगा मत, सही से समझ कर आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कह रहा है भोपाल, ध्यान से देखिएगा, भोपाल जो है भोपाल गैस त्रासदी, क्या? भोपाल गैस त्रासदी, हाँ, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसाव हुआ था। तो आप इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइट, बी मीथेन गैस, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट। यही जो गैस है, यही रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के दौरान, है ना। तो इसका सही 13 का जो सही ऑप्शन होगा ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों और गैसों के निर्माण, दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, वो कौन सा है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, और सी माल्टोज, और डी फ्रुक्टोज। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी कैल्शियम और फास्फोरस। यही जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक तत्व है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, बी दिया है प्रोटीन, डी दिया है फ्रुक्टोज, और सी दिया है माल्टोज। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा, यानी शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। याद रखिएगा किससे होगा डियर? प्रोटीन से होगा, तो अच्छा से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी ब्लड जो हमारा होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, सी है लिथियम, और डी है कैल्शियम। तो सही से बताइए कि इसमें से कौन सा जो
धातु पाया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम भी गलत ऑप्शन है, डी कैल्शियम भी है गलत ऑप्शन, और सी लिथियम भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए होगा लोहा यानी आयरन। हमारे शरीर में, हमारे शरीर के जो ब्लड है उस ब्लड में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आयरन, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा आयरन 16 नंबर का। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी लिथियम और डी चांदी। तो देखिए लोहा भी सुचालक है विद्युत का, याद रखिएगा। बी एल्युमिनियम भी है, लेकिन ये ऑप्शन जो है सब गलत है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है सबसे अच्छा सुचालक, जो ये सब दिया है ऑप्शन है इसमें सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है ना। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है विद्युत का? तो देखिए लोहा भी गलत ऑप्शन है, बी एल्युमिनियम भी गलत ऑप्शन है, सी लिथियम भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन डी होगा, यानी चांदी जो होता है तो ये सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा चांदी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। सीन नदी, याद रखिएगा नदी का नाम, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? यानी किस नगर से सीन नदी बहती है? तो लंदन से होकर बहती है, पेरिस से होकर बहती है, या फिर रोम से होकर बहती है, या फिर वुहान से होकर बहती है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, लंदन भी नहीं होगा, गलत ऑप्शन है, सी रोम भी गलत ऑप्शन है, और डी वुहान भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो है बी है पेरिस, पेरिस से होकर सीन नदी बहती है। तो ये बेहद ही ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जो पिछले बीपीएससी में पूछा गया था, है ना, और एसएससी में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, ध्यान से सुनिएगा, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जो लाती है बहाकर जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वृक्षाकार क्षेत्र, बी है जल ग्रहण क्षेत्र, सी है जल संभर, या फिर डी अपवाह क्षेत्र। तो देखिए इसका सब ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, यानी जल ग्रहण क्षेत्र होता है, कहलाता है वो। जब एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो का भी देखिएगा, और सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ साथ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रेज करिएगा, एंड मैं सॉल्व करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, क्या है? नदियां हैं, पवन है, भूमि है, या फिर डी अपवाह है, अपवाह क्षेत्र है। तो सागरीय जो लवणता होती है ना, जो साल्टीनेस होता है, सागरीय जो सागरीय क्षेत्र होता है, तो उसका जो मुख्य कारण होता है, क्यों होता है ऐसा, वो लवणता क्यों होती है वहाँ? तो नदियों के कारण नहीं, गलत ऑप्शन। बी पवन के कारण, गलत ऑप्शन। डी अपवाह क्षेत्र, बिल्कुल गलत ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन सी भूमि। बीपीएससी आयोग ने भी इसे भूमि ही माना है। तो इसका 20 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा भूमि, और 19 नंबर का सही ऑप्शन बी होगा जल ग्रहण क्षेत्र। तो गाइज आप अच्छा से समझोगे आज का सभी क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज ऑल क्वेश्चंस, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियरी टू ऑल in your all examinations, future examinations. So please be with us, हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर ही लीजिए, और फिर शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपको और भी किसी को, आपके अपने को किसी को फ़ायदे मिल सके इस वीडियो का। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।